Hello everyone, very much welcome on our YouTube channel and very much welcome on our the new series for HPS mains examination. In this series, we are covering entire syllabus with you for a mains examination and we are discussing every topic in a very detailed manner. किन किन टॉपिक से किस तरह के अभी तक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन बने हैं और किस टॉपिक से हमने क्या एग्जैक्टली पढ़ना है और क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं किस टॉपिक से, तो वो हम डिटेल तरीके से जो है स्टडी करेंगे। और HPGK का जो सेक्शन है वो मेरे पास है। आई एम गोइंग टू डिलीवर एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एवरी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद यू इन द कंटेक्स्ट ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस सीरीज इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, राइट। सो इस सीरीज में हम बहुत सारे क्वेश्चन भी मेंस से जो है सिलेबस के मेंस के सिलेबस से डिस्कस करेंगे और वो आपके लिए काफ़ी जो हेल्पफुल रहेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और इसमें जो हमारा पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे, जो टारगेट करेंगे, वो यूनिट 1 जो हमारी है HPGK के कंटेक्स्ट में, वो सब यूनिट 3 है। और ये जो यूनिट है ये आपकी डील करती है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज आल्सो देयर। उसका भी एक पार्ट, एक टॉपिक रहता है, राइट। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस आप जो है कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम इस सिलेबस को देखें तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं HPGK के। सिलेबस हमें बहुत लेंथी लगता है, लेकिन देखिए पढ़ना तो हमें पड़ता है। हमें एंटायर टॉपिक के ऊपर अच्छी हमारी कमांड होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि किन टॉपिक से हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। सो अगर हमें ये पता है कि एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है तो हमारा काम और आसान हो जाता है, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक को हम आगे फर्दर देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या एग्जैक्टली हमें पढ़ना है। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज योर इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मेडिवल स्टेट्स कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा। तो एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक से, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे नजर मारनी है कि यहाँ पे इन्होंने जो पीरियड लिया हुआ है वो है मेडियल पीरियड। यहाँ पे इन्होंने एशियंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है, तो हमने एशियंट हिस्ट्री का कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। फिर भी मैं आपको हल्का सा सजेस्ट करूँ कि जो देखा गया है कुछ प्रीवियस ईयर्स में, एक क्वेश्चन एशियंट हिस्ट्री का भी आया है। हालांकि इन्होंने सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लिया होता, आगे हम देखेंगे, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अगर हम इसी टॉपिक को अगर हम देखें तो मेडिवल जो पीरियड है वो आपका 9th सेंचुरी AD से लेके फर्दर आपका 1857 AD तक जो भी पार्ट रहा है, जो भी इस मिडिल पीरियड में ये स्टेट कांगड़ा, कुल्लू और चंबा, इनकी क्या क्या हिस्ट्री जुड़ी है वो हमें पता होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट राजा है इस फेज में आते हैं वो हमें पता होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब देखो यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अपने हिल स्टेट्स की, वो एक टर्किश जो इन्वेजन हुई थी तुर्कों के टाइम पीरियड से मिलता है। कांगड़ा के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुल्लू से कम मिलती है, चंबा से कम मिलती है, तो उनके बारे में इतना हमने नहीं पढ़ना है। जो हमें पढ़ना है वो हमने सिर्फ कांगड़ा के कंटेक्स्ट में पढ़ना है, राइट। फिर तुर्कों के बाद देखिए ज़्यादा हमें जो भी आगे फर्दर आते हैं, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी है या खिलजी है, तो उनसे ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो हमने नहीं पढ़ना है। हमने पढ़ना है तो तुगलक टाइम पीरियड से पढ़ना है। तुगलक टाइम पीरियड से भी हमें जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है वो कांगड़ा से मिलती है, तो कांगड़ा के कंटेक्स्ट में अपने अच्छे से पढ़ लेना है। एंड कुल्लू एंड चंबा से भी बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मुगल जो इरा रहा है, तो मुगल पीरियड से हमें तीनों के तीनों स्टेट से कुछ ना कुछ मिलता है। कम मिलता है तो कुल्लू से हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन कांगड़ा से बहुत कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है, चंबा से भी हमें कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। अब कांगड़ा की बात करूँ तो देखिए, कांगड़ा और मुगलों की बात करूँ तो देखिए जहांगीर ने कांगड़ा फोर्ट को कनकर किया था। जहांगीर का जो भी पार्ट रहा है कांगड़ा के साथ, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जहांगीर के रिलेशन कांगड़ा के साथ कैसे थे, उसके ऊपर जो है डिस्कशन कीजिए, ठीक है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। सो अकॉर्डिंगली आपने चीज़ों को प्रिपेयर करना है। हालांकि हमने देखना तो है, हमने अकबर को भी देखना है, जहांगीर को भी देखना है, शाहजहां को भी देखना है, औरंगजेब को भी देखना है। ये पूरा जो मुगलों के जो मेन एम्परर रहे हैं उनके उन सारे के सारे कंटेम्प्रेरी जो है पीरियड में कांगड़ा ने कैसे बिहेव किया वो हमें पता होना चाहिए, तो वो आपको पढ़ना है, राइट। सो ये चीज़ें आपने देखनी है। और साथ में जैसे कुल्लू के एक राजा के मैं बात करूं जो मुगलों के कंटेक्स्ट में, देखिए तुर्क और तुगलक से इतना हमें नहीं मिलता है, लेकिन आपको जगत सिंह के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में आपने पढ़ लेना है। जगत सिंह और मुगल थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या फेज रहा है। उसके बाद देखिए मुगलों के बाद सिख आते हैं। सिखों के बाद जो है हमारे पास कुछ टाइम पीरियड में गोरखास भी आते हैं, और कुछ टाइम पे हमारे पास उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स आते हैं। ब्रिटिशर्स तो एंटायरली फिर पूरे के पूरे हिमाचल रीजन को, सारे के सारे हिल स्टेट्स को जो है वो क्या कर लेते हैं, कंकर कर लेते हैं। तो वहां तक हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो 1846 और 1848 हमारे चैप्टर क्लोज हो जाता है, हमारा मिडिल हिस्ट्री खत्म हो जाती है, क्योंकि 1848 में एंटायर रीजन पे
सारे के सारे जलंधर द्वार पे, या हम देखें पूरे हिमाचल प्रदेश में टू द नॉर्थ ऑफ सतलुज, टू द साउथ ऑफ सतलुज, पूरे के पूरे एंटायर रीजन पे जो है वो ब्रिटिशर का कंट्रोल हो जाता है। तो जो हमारा सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था, सेकंड एंग्लो सिख वॉर में हम क्लोज कर लेते हैं। तो देखिए इन सारे फेज में अलग अलग करके सेपरेटली कांगड़ा, कुल्लू और चंबा कैसा था वो आपको पढ़ना है। कहीं से हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, कहीं से हमें कम इन्फॉर्मेशन है। चंबा के कुछ इंपॉर्टेंट राजा मैं आपको बताऊंगा। कुल्लू जैसे मैंने आपको जगत सिंह बताया, इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपने। अगर चंबा की मैं बात करूं तो वो भी हमने पोस्ट मीडियल टाइम पे देखना है, क्योंकि एशियंट टाइम पे के जो भी राजा रहे हैं चंबा के, उनके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। एशियंट टाइम की बात नहीं करूंगा, अर्ली मीडियल टाइम पीरियड की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मिडिल दिया है। तो जो अर्ली मीडियल टाइम का जो चंबा था उसमें हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिली है, हमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो हमें जो पढ़ना है, वो टारगेट करना है, वो करना है। देखिए श्री सिंह के ऊपर आप टारगेट कीजिएगा। श्री सिंह इज वेरी इंपॉर्टेंट, श्री सिंह राजा। और इनका जो बेसिकली जो मेन पार्ट रहा है वो रहा है कहीं ना कहीं सिखों से भी जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं आपके जो है ब्रिटिशर से जुड़े हुए हैं। बेसिकली ज्यादा जुड़े हैं ब्रिटिशर से। तो ब्रिटिशर श्री सिंह, राइट। सो सिखों से तो बहुत कम है, सिखों की बात मैंने पहले की, लेकिन सिख ज़्यादा यहाँ पे नहीं आता है अगर हम श्री सिंह की बात करें। श्री सिंह एंड ब्रिटिशर्स, तो ये टाइम पीरियड श्री सिंह का और ब्रिटिशर का जो भी है वो आपने अच्छे से पढ़ लेना है। हमने देखी है कि प्रश्न बना है भूरी सिंह से भी बना हुआ है, भूरी सिंह से भी एक प्रश्न बना हुआ है, तो भूरी सिंह को भी आप देख सकते हैं, राइट। तो श्री सिंह से लेके जो भी आगे का जो टाइम पीरियड है उस कंटेक्स्ट में आपने चीज़ों को देख लेना है। हालांकि हमारा मिडिल पीरियड खत्म हो जाता है 1848 तक, तो क्योंकि 1848 में ही हमें सनद मिला था चंबा को, तो आप इसलिए टारगेट बेसिकली श्री सिंह को ज़्यादा करें, क्योंकि श्री सिंह से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और हो सकता है प्रोबेबल यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये है, ये आपको एंटायरली मैंने आपको बता दिया कि ये सारे फेजेस हैं, और सारे फेजेस की अलग अलग कंटेक्स्ट में आपने इन सारे तीनों के तीनों स्टेट्स को पढ़ना है। और जो इंपॉर्टेंट फेज मैंने आपको बताया, जो पार्ट है वो मुगल, सिख, गोरखा, ब्रिटिशर्स, जहां से हमें तीनों के तीनों स्टेट्स में कुछ ना कुछ मिल जाता है। फिर भी जो जैसे कांगड़ा की मैं बात करूं, कांगड़ा से तो एंटायरली हमें इन सब से कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिलती है, और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इन सबसे इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट कांगड़ा ही है, क्योंकि यहीं से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मिडिल स्टेट से जो क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मिडिल स्टेट ऑफ कांगड़ा। तो कांगड़ा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो कांगड़ा ही प्रश्न आया, और एक ही प्रश्न यहाँ से अभी तक जो है वो फिलहाल देखा गया, यानी एक हाँ कुछ और क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो मैं आगे स्लाइड में है वो, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन 2020 में आया था। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, तो अर्ली पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपने जो डिस्कस करना था दैट इज योर तुर्कों टाइम्स में पे कांगड़ा ने कैसे बिहेव किया, और आगे फॉर द तुगलक का टाइम पीरियड भी आप मेंशन कर सकते हो, तुगलक में पे कांगड़ा ने कैसे बिहेव किया, वो कुछ चीजें यहाँ पे आनी थी। और अगर मुगल भी हम डिस्कस करें तो वो बहुत लंबा पार्ट हो जाता है, मुगल हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, राइट। तो अर्ली पूछा हुआ है, तो ये आपने बताना है। एंड उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है एंशिएंट पूछा हुआ है, यहाँ पे एंशिएंट लिटरेरी सोर्सेज फाइंड, एंड कौन कौन से ऐसे एंशिएंट लिटरेरी सोर्सेज हैं जिनका हमें रेफरेंस मिलता है, ठीक है, कुल्लू के कंटेक्स्ट में। तो कुल्लू से पूछा हुआ है, कुल्लू के कंटेक्स्ट में पूछ लिया हुआ है 2016 में, बहुत पुराना ये है ये एक्चुअली क्वेश्चन। तो अगर देखा जाए तो एशियन की तो भी कोई बात इन्होंने इस टॉपिक में की ही नहीं है, लेकिन पूछ लिया है। तो फिर भी मैं आपको एक सजेशन आपको यहाँ पे दूंगा कि आप जो है जनपदा का जो पार्ट है वो अपने प्रीलिम के लिए भी तैयार किया ही होगा। तो जनपदा जो भी जनपदास हमारे रहे हैं, और दुमरास रहे हैं, हमारे कुलूता रहा है, और जो भी हैं कुलिंदाज है, ठीक है, त्रिगर्त है, तो उनका आपको पता होना चाहिए, वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, जितना हमें पता है भी बहुत कम पार्ट है वो, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, राइट। और उसमें सब कुछ हमें मेंशन किया होता है कि देखिए जो भी एशियंट कुलूता है, कौन कौन सी लिटरेरी सोर्सेज हैं, ठीक है, जहाँ हमें कुलूता के बारे में पता चलता है। ऐसे ही अगर हम त्रिगर्त की बात करें या कांगड़ा की बात करें तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। जो त्रिगर्त पहले त्रिगर्त था, तो आगे हमने इसको कांगड़ा जो है वो हमने फाइंड अप किया, टाइम के साथ साथ मिडिल पीरियड में हमने बेसिकली देखा तो कांगड़ा का नाम आता है, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट से अगर ये क्वेश्चन देखिए इस तरह से क्वेश्चन बना है, तो इस कंटेक्स्ट में आपने जो है चीज़ों को देख लेना है हल्का सा, बाकी बहुत हमने एशियन नहीं पार्ट नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूमरेट दी एनी वेलफेयर स्कीम्स एग्जीक्यूटेड बाई राजा भूरी सिंह। भूरी सिंह से पूछ लिया इन्होंने, हालांकि ये मिडिल पीरियड में तो नहीं भूरी सिंह एक्टिव थे, मॉडर्न टाइम पे ही एक्टिव थे, तो फिर भी इन्होंने पूछ लिया है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि श्री सिंह इज मोस्ट प्रोबेबल, आपने वही टारगेट करना है, बहुत हमने ज़्यादा यहाँ पे नहीं कुछ करना है। श्री सिंह को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, राइट। और एक जो मुगलों के समय पे छतर सिंह जो एक्टिव थे काफ़ी, उनको भी आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है, राइट।
सो राज सिंह को भी आप स्टडी कर सकते हैं। राज सिंह, चंबा की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो आप राज सिंह को भी स्टडी कर सकते हैं, राज सिंह ऑफ चंबा। अब इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ से अभी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ से मान लो इस टॉपिक से क्वेश्चन ही पूछ लें, तो आपने क्या टारगेट करना है। जैसे मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि श्री सिंह सेक्शन, अगर चंबा की हम बात करें, श्री सिंह, अभी तक चंबा के बारे में इतना, अभी श्री सिंह के बारे में बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। लेकिन हाँ, श्री सिंह का जो पार्ट है, जो फेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नहीं इग्नोर कर सकते। लेकिन श्री सिंह के समय पे जो श्री सिंह ऑफ चंबा थे, ठीक है, इनका क्या पार्ट था, इनके समय पे क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुआ, तो वो आपको पता होना चाहिए। चंबा के जो छतर सिंह है, वो आपने स्टडी करना है। हो सकता है कि छतर सिंह के समय पे क्या स्थिति थी चंबा की, वो आपसे पूछ ली जाए। छतर सिंह और हमारे पास और कुछ राजा आते हैं, छड़त सिंह भी आते हैं, छड़त सिंह हो गया और जीत सिंह हो गए। जीत सिंह छड़त सिंह से पहले के हैं, जीत सिंह हो गए, ठीक है। तो कुछ ये हैं, भूरी सिंह को भी आप स्टडी कर लीजिएगा। हो सकता है कि यहाँ से इनसे सेपरेटली आपसे पूछ लिया जाए इनके समय पे क्या कुछ हुआ चंबा में, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे बेसिकली मेन टारगेट करना है। अगर मैं कांगड़ा की बात करूँ यहाँ पे, तो कांगड़ा से जो भी जो प्रश्न बना हुआ है, वो बना हुआ है अर्ली फेज में। अर्ली मिडिल स्टेट पूछा हुआ है, जिसमें तुर्कों और तुगलों के कंटेक्स्ट में आपसे वो इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे। आपने मुगलों के कंटेक्स्ट में करना है। देखिए, मुगलों के कंटेक्स्ट में आप सेपरेट कर, आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर और कांगड़ा के रिलेशन आपस में क्या थे। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द डिस्कस द रिलेशन ऑफ द जहांगीर विद द कांगड़ा। और आपसे औरंगजेब, ऐसे जो भी एम्परर हैं, मुगल, सॉरी, आपका वेरी फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, दैट इज योर अकबर, नॉट वेरी फर्स्ट, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर के रिलेशन कैसे थे कांगड़ा के साथ, वो सेपरेटली आपसे पूछ सकते हैं। मतलब तो आपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखना है और टारगेट करना है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, राइट। और कुल्लू की मैं बात करूँ, देखिए कुल्लू का जो फेज आपने जो मेन जहाँ ध्यान रखना है, वो फेज ध्यान रखना है और औरंगजेब का। औरंगजेब ने रिकॉग्नाइज किया था एक्चुअली जगत सिंह को, ठीक है, बहुत पावरफुल राजा थे कुल्लू के। औरंगजेब ने जगत सिंह को रिकॉग्नाइज किया था, उसमें उस फेज को आपने एक बार देख लेना है, राइट। और हाँ, बाकी कुल्लू कैसे जो है एंटायरली ब्रिटिश ने कुल्लू को कनकर कर लिया। कुछ राजा हैं उनको आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो प्रीतम सिंह को, प्रीतम सिंह हो गए, प्रीतम सिंह के टाइम की हम बात करें, और उसके बाद अजीत सिंह है। ये कुछ जो है आपके सिखों से और ब्रिटिशर के टाइम पे एक्टिव थे, तो उनको आप इन राजाओं को थोड़ा देख सकते हैं। हालांकि प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, बट लेकिन यस, यू शुड नो कि ये उस फेज में एक्टिव थे, ये एक्टिव थे, सिखों के फेज में एक्टिव थे और साथ में ब्रिटिशर के टाइम पे एक्टिव थे ये राजा। तो इनको आपने देख लेना है। बाकी मैं बहुत सारे राजाओं के नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, और ना ही मैं अर्ली मीडियल राजा के नाम ले रहा हूँ जो कुल्लू के हैं, वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपने सिर्फ यही देखने जो मैंने आपको बताया। और जो फेज जो हमारा रहता है, अगर मिडिल पीरियड की बात करें, जो पोस्ट मिडिल टाइम है, मुगल हमारा, और साथ में सिख, और साथ में हमारा जो ब्रिटिशर है, बीच में गोरखा भी आते हैं, ठीक है। तो इनके कंटेक्स्ट में आपको तीनों के बारे में, स्टेट्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। वहाँ से प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इन जगहों पे की एरियाज के ऊपर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हिल स्टेट्स एंड देयर रिलेशन विद द मुगल्स एंड द सिख। ये एंटायर कंटेक्स्ट में सारे के सारे जो भी हिल स्टेट्स हैं, अब सारे के सारे हिल स्टेट पहले हमें पता होना चाहिए। देखिए, मुगल और सिख यहाँ पे बेसिकली मेन टारगेट किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपसे देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अलग से सेपरेटली कांगड़ा के बारे में पूछ सकते हैं कि मुगलों के कांगड़ा के साथ रिलेशन क्या थे, चंबा के बारे में पूछ सकते हैं, कुल्लू के बारे में पूछ सकते हैं, वो तो अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे हिल स्टेट के कंटेक्स्ट में आपसे चीज़ों को पूछा जा सकता है कि मुगलों के साथ हिल स्टेट से क्या था, एग्जैक्टली क्या रिलेशन थे। तो देखिए, पढ़ना क्या है, पढ़ना किस तरह से, तो पढ़ना इस तरह से कि जो भी हमें पता है कि मुगलों की बात कर रहे हैं, तो एंटायर अकबर का जो फेस है, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, अकबर, जहांगीर, और आपके आगे आ जाते हैं शाहजहां आ जाते हैं, ठीक है, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया। तो देखिए, इन चारों के चारों एम्परर किसने पे, जितने भी हमारे हिल स्टेट्स थे, वो आपको पता होना चाहिए, और उनका अपनी एनालिसिस भी देनी है। एग्जैक्टली क्रिटिकली पूछा जाता है, क्रिटिकली वैल्यूएट करो उन रिलेशंस को। तो कुछ स्टेट्स के रिलेशन अच्छे थे, जो अच्छे थे, गुड वाले थे, वो आपको पता होना चाहिए, जो खराब वाले थे वो आपको पता होना चाहिए। अच्छी की बात करता हूँ तो देखिए, बिलासपुर के राजा ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था अकबर के टाइम पे, ठीक है। ठीक है, उन राजा का नाम ज्ञानचंद था, ज्ञानचंद से वो आगे उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, आयाम चंद कर लिया था। तो कुछ अच्छे रिलेशन भी यहाँ दिखते हैं। सिरमौर के रिलेशन की हम बात करते हैं, तो सिरमौर के रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो जो गुड वाले पार्ट हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे गुड की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास यहाँ पे मैं
बिलासपुर की बात कर रहा हूँ, गुड वन है, बिलासपुर हो गया, ठीक है, सिरमौर हो गए, इवन अगर हम अकबर किस में भी बात करें तो चंबा के रिलेशन भी अच्छे दिखते हैं, ठीक है। तो जो भी है सेपरेटली भी आपको पता होना चाहिए कि अकबर के समय पे किसके साथ गुड थे, बैड थे, जहांगीर के टाइम पे गुड बैड कहाँ किन किन हिल स्टेट्स के थे, शाहजहां के टाइम पे किसने अच्छा बिहेव किया या खराब बिहेव किया वो पता होना चाहिए, औरंगजेब के समय पे किसने अच्छा बिहेव किया किसने खराब बिहेव किया। तो इस कंटेक्स्ट में आपने देखना है और बाद में अपना कंक्लूजन भी निकालना है इंटायरली। बाद में ये क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली जो क्वेश्चन दिखे हैं वो हम देख लेते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन दिखे हैं वो हमारे 8 मार्कर दिखे 120 वर्ड्स, तो 120 वर्ड्स में हमें सारा सब कुछ लिमिट करना है। तो इस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, राइट। तो प्रश्न देख लेते हैं। जी मैंने आपको बता दिया, जस्ट गिव मी सेकंड, मुगलों के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया जो पढ़ना है आपने किस तरह से पढ़ना है, मतलब हिल स्टेट्स को आपने कैसे पढ़ना है। मैंने बता दिया कि अलग अलग एम्परर ने के कंटेम्प्रेरी पीरियड में अपने सब स्टेट्स को देखना है। और यहाँ पे अगर हम देखें सिखों को देखें तो देखिए सिखों की जो एंट्री हुई, एंट्री टू हिल स्टेट्स, वहां से हमने स्टार्ट करना है। मतलब सिखों का बेसिकली देखिए अभी भी आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो जो हमारा सिखों की जो एंट्री होती है, देखिए हमारे जो जस्सा सिंह थे, जस्सा सिंह रामगढ़िया, तो रामगढ़िया फिर जयसिंह कन्हैया, तो उसमें पे हिल स्टेट्स ने क्या कैसे बिहेव किया, ठीक है, जयसिंह कन्हैया, और किन किन हिल स्टेट से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिलता है। और उसके बाद फिर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन महाराजा, दैट इज योर रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के इसमें भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी कुछ हिल स्टेट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, और हिल स्टेट्स के ऊपर काफ़ी जो हमारे हिल स्टेट्स है वो रणजीत सिंह के कंट्रोल में रहे थे। तो तब तक पूरा आपको पता होना चाहिए। और फिर बाद में तो आपको पता है कि 1846 1848 दैट वाज द एंड ऑफ द सिख कंट्रोल ऑन द हिल स्टेट्स, ठीक है। तो वो फिर वहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उस वहाँ तक आपने चीज़ों को पढ़ना है। अब क्वेश्चन क्या बना है, देखिए क्वेश्चन भी इसी तरह से बने हुए हैं। अभी रिसेंटली 2021 में यहाँ से प्रश्न बना है। लास्ट की जो मेरी कुछ सीरीज रही थी लास्ट ईयर में मैंने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि हाँ यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि कुछ समय से क्वेश्चन नहीं बने थे और वैसे ही हुआ कि वहीं से क्वेश्चन आ गया। ये मेंस मैंने सीरीज में भी डाले थे, हमारी जो हमारी जो कुछ बनाई हुई जो सीरीज थी लास्ट ईयर में, उसमें मैंने क्वेश्चन डाला भी था और ये प्रश्न आया भी। तो देखिए यहां पर गिव मी अ सेकेंड, देखिए यहां पर इन्होंने पूछा हुआ है सिखों का और हिल स्टेट्स का रिलेशन पूछा है। क्रिटिकली उसको क्या करना है, डिस्कस करना है। और बोला हुआ है लेटर 18th सेंचुरी एंड फर्स्ट फेज ऑफ 19th सेंचुरी। तो लेटर 18th सेंचुरी का जो टाइम था वो जस्सा सिंह रामगढ़िया वाला पार्ट इसमें आना था, कन्हैया का पार्ट आना था, एंड देन आफ्टर दैट फर्स्ट फेज ऑफ 19th सेंचुरी है तो रणजीत सिंह का जो भी कंट्रोल आया, ये ज्वालामुखी ट्रीटी हुई, ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आनी थी। 120 वर्ड्स में एक प्रश्न था। एग्जामिन क्रिटिकली द मुगल्स एंड द हिल्स। अब मुगलों का भी प्रश्न पूछ लिया, तो यहाँ पे हमें और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक टाइम पीरियड इन्होंने डिवाइड कर लिया, क्योंकि काफ़ी बड़ा फेज है। अभी 1658 का पूछा हुआ है, मतलब हमें पता है कि यहाँ पे जहांगीर भी आएगा और साथ में शाहजहां भी आएगा, और हमारे पास यस जहांगीर भी आएगा और शाहजहां आएगा। तो शाहजहां के टाइम पे और जहांगीर के टाइम पे एग्जैक्टली कैसे हिल स्टेट्स ने बिहेव किया वो हमें पता होना चाहिए। मतलब वो हमें यहाँ पे क्या करना था, आंसर में लिखना था, राइट। और डिस्कस क्रिटिकली द रिलेशंस ऑफ मुगल्स विद द कांगड़ा हिल स्टेट्स। यहाँ पे 2019 में ये प्रश्न था। ये भी सीधा देखिए क्वेश्चन ना रिपीट भी हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि सारे के सारे यहाँ पे यस एग्जैक्टली यहाँ पे उन्होंने सेपरेटली पूछ लिया हुआ है, कांगड़ा को पूछ लिया हुआ है, तो वैसा भी पूछ सकते हैं। हालांकि ये जो पहले वाला टॉपिक था उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकता है, उस टॉपिक के अंडर भी हम इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, या सेपरेटली भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मतलब आपसे पूछा हुआ कांगड़ा, आपसे पूछ सकते हैं बिलासपुर, आपसे पूछ सकते हैं कुल्लू, मुगलों के कंटेक्स्ट में। ऐसे भी आपने खुद को प्रिपेयर करना है, राइट। और यहाँ पे मुगल लिखा हुआ तो यहाँ पे आपसे सिख भी लिख सकते हैं, सिख एंड द कांगड़ा और सिख एंड बिलासपुर, लाइक मतलब सिमिलर मैनर में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो क्लियरिटी है यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या क्या किन किन स्टेट्स ने कैसे बिहेव किया वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चनों को देख के ही एनालाइज करके हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या पूछ सकते हैं। और हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है कि हमने बहुत कुछ पढ़ना है, अगर हमें समझ में एक बार आ गया तो हम लिख सकते हैं, राइट। देखिए आगे और जो क्वेश्चन बना 2017 में बना हुआ है, एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ द सिख विद द हिल स्टेट्स इन द 19th सेंचुरी। बेसिकली 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो 19th सेंचुरी तक की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारा आना था रणजीत सिंह का, ठीक है, रणजीत सिंह का जो भी फेस था, तो उस मैप पे कैसे हिल स्टेट्स ने बिहेव किया वो हमें यहाँ पे मेंशन करना था। तो ये जो टॉपिक है हमने देखा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से बड़े सारे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं इन प्रीवियस ईयर और आगे भी बनेंगे, ठीक है। तो आगे और जो प्रोबेबल अब बन सकता है, मतलब जो हमारा एग्जाम आ रहा है 2023 का एग्जाम आ रहा है अभी मेंस का, तो उसमें क्या कुछ प्रोबेबल अब यहाँ से और पूछ सकते हैं। हालांकि अब देखो इन्होंने ये टॉपिक तो कवर कर लिया लास्ट ईयर में, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि दोबारा वहीं से पूछे, लेकिन हो भी जाता है, ये बार बार वापस क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी है, वो अच्छी से होनी चाहिए इस टॉपिक की। देखिए अब यहाँ पर मैंने अगर अगर करें, अगर मान लो यहाँ इस टॉपिक को टारगेट करें, कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछ लें, तो जो पार्ट आपने बेसिकली टारगेट करना है, इंपॉर्टेंट एरिया से जो टारगेट करना है, वो आप टारगेट कर सकते हैं रणजीत सिंह। अगर हम सिखों के कंटेक्स्ट की बात करें, रणजीत सिंह के रिलेशंस, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें, रिपीट कर लें, तो रणजीत सिंह के रिलेशंस विद दी हिल स्टेट। हो सकता है यहाँ पे टाइम पीरियड ना बोले, 19th सेंचुरी ना लिखें, 18th सेंचुरी ना लिखें, बिल्कुल स्पेसिफिक रणजीत सिंह के बारे में बात कर लें, तो रिलेशन विद दी, हो सकता है कांगड़ा पूछ लें आपसे, या हो सकता है आपसे हिल स्टेट्स पूछ लें। तो प्रोबेबल क्वेश्चन अगर मान लो इस टॉपिक को टारगेट कर भी लिया तो बन सकता है, इंपॉर्टेंट एरिया जो जहां आपने जो है वो ज्यादा ध्यान देना है, राइट। और मुगलों की हम बात करें तो अकबर एंड हिल स्टेट्स, या आप हो सकता है कि अकबर को यहाँ पे लेके आ जाए और हिल स्टेट्स क्या, बाकी अकबर और हिल स्टेट्स के रिलेशन क्या रहे हैं, कैसे थे, वो आपसे पूछा जा सकता है, राइट। सो क्योंकि मुगल हैं और सिख हैं, तो सिखों के टाइम के पार्ट में कंटेक्स्ट में रणजीत सिंह को अच्छे से देखना है। अगर हम इस पर्टिकुलर देखें, इस पर्टिकुलर जो हमारे मेंस एग्जामिनेशन जो हमारा होने वाला है, वहाँ पे अगर हम देखें तो जो इंपॉर्टेंट एरिया मुझे लगता है कि जहाँ पे ज़्यादा आपने फोकस करना है वो ये है। बाकी तो अपने एंटायरली तो सब कुछ पढ़ना ही होता है, राइट। और यहाँ पे मैंने देखा अगर मुगलों के कंटेक्स्ट में तो अकबर और हिल स्टेट्स से कोई प्रश्न अभी तक बना नहीं है, तो इसको भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है गोरखा इन्वेजन, इट्स नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज एंड देन ट्रीटी ऑफ सुगौली, राइट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न इस बार पूछेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत टाइम से पूछा नहीं है उन्होंने क्वेश्चन। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही आना है, और 8 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा बने, आपने देखा भी होगा अभी क्वेश्चन जिस तरह के भी हैं सारे 8 मार्कर हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो यस, गोरखाओं के कंटेक्स्ट में हमें पहले देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए गोरखा ये इन्विजन हुए, गोरखों की जो स्टार्टिंग होती है, एंट्री जो हम बोलेंगे, या किसी ने इनको इनवाइट किया तो इनविटेशन कैसे इनको मिली और कैसे इनकी एंट्री हुई हिल स्टेट में, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और गोरखों का जो भी टाइम पीरियड है वो आपको पता है कि 1804 में एंट्री होती है, 1806 में बड़ी इंपॉर्टेंट एक बैटल होती है, तो बैटल ऑफ महल मोरियां के को अपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। महल मोरियां कहाँ पे है पता होना चाहिए, महल मोरियां, ठीक है। सो फिर आपके पास फिर 1806 से लेकर 1809 का जो टाइम पीरियड रहा वो बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम था संसार चंद के लिए, तो गोरखों ने कांगड़ा को पूरा प्लंडर किया। तो यस, संसार चंद का जो है वो कैसे एक रोल रहा है, ठीक है। गोरखों के टाइम पे संसार चंद का क्या आपस में इनका अपना कनेक्शन रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ें। तो आपने ये सब चीज़ें पढ़नी है, उस पर मतलब हमने देखना है। देखिए बेसिकली गोरखाओं की हम बात करते हैं तो गोरखाओं का जो टाइम पीरियड है, अगर हम ओवरऑल देखें हिल स्टेट्स के, अगर हमको देखें जो पूरे के पूरे हिल स्टेट्स में जो कंट्रोल गोरखाओं को रहा है वो 1804 से लेके, या 1800 बेसिकली 6 अगर ज़्यादा स्पेसिफिक करें, एंट्री हुई थी तो 1804 में हुई थी, पर अगर हम देखें, या मैं 1804 ही कर लेता हूँ, 1804 से लेके 1814 या 15 भी आप कर सकते हैं, यस 1815। तो इतने जो 10-11 साल है ना, 11 ईयर्स का, सब कुछ आपको इंटायरली पता होना चाहिए, कैसे गोरखाओं का क्या क्या सिनारियो था, गोरखाओं का क्या इम्पैक्ट था हिल स्टेट्स के ऊपर, और कैसे इन्होंने किन किन जगहों पे, किन किन हिल स्टेट्स में इन्होंने किस तरह से कंट्रोल किया, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो हमने तो पढ़ना यही है इस फेज, मतलब मैंने आपको जैसे आपको बता दिया कि इस फेज से हमने पूरा एग्जैक्टली पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे पूछा भी हुआ है, टॉपिक जैसे होता है वैसे वैसे क्वेश्चन भी हो जाते हैं, पूछे जाते हैं। नेचर क्या थी इनकी, कैसे इनका आना हुआ, कैसे इनका अटैक करना हुआ, किस तरह से क्या करना चाहते थे, तो इनके क्या एग्जैक्टली क्या इनका जो था वो इनके एम्बिशंस थे, ठीक है। और फिर इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हिल स्टेट्स के ऊपर, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, नेचर क्या थी, मतलब क्या किस तरह से इनका आना हुआ, और फिर आगे आगे क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, गोरखाओं के आने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़े हुए, मतलब हिल स्टेट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो वो सब चीज़ें। एंड देन आफ्टर दैट लास्ट में ट्रीटी ऑफ सुगौली, ठीक है। अब देखिए वी शुड नो वेरी वेल, राइट, कि कांगड़ा के ऊपर गोरखाओं के आने से कांगड़ा के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो पार्ट, आपको अच्छे से
पढ़ लेना है, राइट। अच्छा, ब्रिटिशर्स और गोरखा भी जुड़े हुए हैं आपस में, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए तभी गोरखों का जो है वो नामो निशान खत्म हो गया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का जो एंट्री हुई और गोरखों के साथ जो कन्फ्लिक्ट हुए वो क्यों हुए, और अगर वो कन्फ्लिक्ट हुए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो हमारे हुए थे, फर्स्ट क्या हम वही बोलेंगे इसको, एक ही बार हुआ था, एंग्लो गोरखा वॉर जो हुए थे वो एक ही बार हुए थे। तो एंग्लो गोरखा वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा हिल स्टेट्स के ऊपर, एंग्लो गोरखा वॉर होने की वजह क्या थी, व्हाट आर द इमरजेंस, व्हाट आर द रीजन फॉर द इमरजेंस ऑफ दिस एंग्लो गोरखा वॉर, या क्या रीजन था एंग्लो गोरखा वॉर क्यों हुआ, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा हिल स्टेट्स के ऊपर, क्या ट्रीटी ऑफ सुगौली थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद खत्म कर देना है कि ट्रीटी ऑफ सुगौली से क्या इम्पैक्ट पड़ा, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई तो उस ट्रीटी से भी हमारे हिल स्टेट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो वो सारी चीजें पढ़ने वाली हैं। मतलब गोरखा और बहुत ही कम पोर्शन है ये पढ़ने वाला, बहुत डिटेल में हमने जाना भी नहीं है, और हमारे पास जो सिलेबस में कुछ चीज़ें हैं जो मतलब हमें हिस्ट्री में जो हमें कुछ मिलता है गोरखों से जो है वो बहुत कम है, क्योंकि 10-11 साल का ही फेज़ है, और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजी पार्ट है और यहाँ से इस बार प्रश्न आने के काफ़ी चांसेस है, राइट। आई टोल्ड यू कि एग्जैक्टली नेचर क्यों इनका आना हुआ, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद कैसे जो है वो कांगड़ा और इनका गोरखों का आपस में रिलेशन रहे, कैसे क्या चीज़ें रही, और ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी उसका इम्पैक्ट गोरखों के ऊपर क्या पड़ा, एंड देन फर्दर ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के साथ गोरखा का जो पार्ट है वो कैसा रहा, कैसे ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई, ट्रीटी ऑफ सुगौली में जो हुई तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या थे, और उसके बाद फिर क्या इम्पैक्ट पड़ा हिल स्टेट के ऊपर, राइट। तो वही हमने पढ़ना है एंटायरली। प्रश्न देख लेते हैं अभी तक जो बनाया है, 2016 में बनाया क्वेश्चन। हाउ डिड द इन्विटेशन टू द गोरखास बाय राजा महानचंद ऑफ कहलूर चेंज द होल कोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ शिमला एंड पंजाब हिल स्टेट्स। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। आपने चीज़ों को ऐसे तो देखना है, आपने चीज़ों को इसी तरह से देखना है कि हमारा जो एंटायर हमारा हिमाचल प्रदेश था, अगर हमारा इस तरह से हम रफली से अगर हम देखें तो देखिए सतलुज को हम देख लें तो कैसे गोरखा ने एंट्री इस एरिया में पहले की, फिर इन्होंने कांगड़ा को तो एंटर किया, ठीक है। तो गोरखा यहाँ से भी फिर वापस हट के आए वापस यहाँ पे, और ये सारा एंटायर एरिया जो है इन्होंने कवर कर लिया, ठीक है, फाइन। तो कैसे मतलब यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आप इनको इसको डिवाइड कर सकते हैं कि टू द नॉर्थ ऑफ सतलुज क्या चीज़ें रही, टू द साउथ ऑफ सतलुज क्या रहा, ठीक है। तो अपने होल कोर्स ऑफ हिस्ट्री मतलब जो चीज़ें एक्सपेक्टेड है वो बतानी है। शिमला ये जो थे ये ऊपर वाले ये पंजाब हिल स्टेट्स थे मतलब यहाँ पे पंजाब की एंट्री होती है, मतलब सिखों की एंट्री होती है, ठीक है, क्योंकि रणजीत सिंह आते हैं आफ्टर ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी। उसका फिर यहाँ पे ये पूरा फर्दर टू साउथ ऑफ सतलुज, हम शिमला हिल स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ वो हमें बताना चाहिए। तो एग्जैक्टली आगे भी हम अपनी फर्दर जो वीडियोज़ में अपनी फर्दर सीरीज में देखेंगे एग्जैक्टली अच्छे से। यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे भी, राइट। तो ये प्रश्न रहा है इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन में बी आस्क्ड। प्रश्न बन सकता है, बहुत टाइम हो गया। देखिए मैं अभी कह रहा हूँ आपको, अभी भी कह रहा हूँ कि ये इस टॉपिक से प्रश्न बनने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा है। तो जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि देखिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ब्रिटिशर्स एंड गोरखास का जो कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, कि आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश एंड गोरखा कॉन्फ्लिक्ट ऑन द हिल स्टेट्स, या मतलब व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द हिल स्टेट्स ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ योर ब्रिटिशर्स एंड गोरखास। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, अलग तरह से 8 मार्कर में। एंड और आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्कस द इमरजेंस पूछ सकते हैं। इमरजेंस का मतलब कैसे कि कैसे ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिस्कस या क्रिटिकली इवैल्यूएट द इमरजेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ सुगौली। क्रिटिकली ना भी पूछे तो डिस्कस द इमरजेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ सुगौली, कैसे ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई, ठीक है, एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द हिल स्टेट्स। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि प्रोबेबल प्रश्न बन सकता है यहाँ से, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सुगौली ही एंटायरली राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रीटी ऑफ सुगौली, ये प्रश्न बन सकता है, राइट। एंड जो क्वेश्चन 2016 में आया हो सकता है वही रिपीट हो जाए कि जो गोरखों की इन्विटेशन हुई तो उससे क्या क्या जो है वो सिनेरियो चेंज हुआ, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है चेंज हुआ हमारे हिल स्टेट्स का, वैसा भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। बहुत टाइम हो गया, 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो बी प्रिपेयर विद दिस प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकते हैं, राइट। यस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, क्वेश्चन बन सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंग्लो गोरखा वॉर, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं, राइट। गिव मी अ सेकंड।
यस। सो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रांट्स, सनद एंड टेरिटोरियल एग्रेशंस। ये एग्जैक्टली बात हुई है उसमें की बात है जब आपका मिडिल सेक्शन जो है ये आपका आपका जो ब्रिटिशर टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस है हमारे हिल स्टेट्स पे स्टार्ट हो जाता है, तो ग्रांट्स देते हैं कुछ स्टेट्स को ये, ठीक है। और एक सनद पॉलिसी आती है ब्रिटिशर्स की, ठीक है। तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा, फिर इनका टेरिटोरियल एग्रेशन कैसा था, मतलब हमारी जो भी इंपॉर्टेंट हमारी जो हिस्ट्री जुड़ी हुई है बेसिकली ये अब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं किस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कॉलोनियल पीरियड के बारे में बेसिकली ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के समय पे स्टार्टिंग का जो पार्ट है, देखिए अगर हम देखें तो फेज जहां से एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की हमारे हिल स्टेट्स में 1815 16 जब ये पूरे के पूरे शिमला हिल स्टेट्स के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल कर लेते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग इन दिस टॉपिक जो आपको फेज इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है दैट इज राइट फ्रॉम 1815 16 फ्रॉम 1848 एक्चुअली 1848 तक जो भी ब्रिटिशर्स का जो भी फेज रहा है और कैसे कैसे इस फेज में हिल स्टेट्स ने हिल स्टेट्स के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए 1860 में ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, 15 में फॉर्मली साइन हुई थी, 1816 में रेटिफाइड हुई थी। तो उसके बाद 20 स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया था, उनको ग्रांट दिया था, उनको ग्रांट की गई थी, सनद उनको ग्रांट की गई थी, ठीक है। सनद क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज द सनद, व्हाट वाज द सनद एंड व्हाट आर डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन अंडर द सनद, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। सनद के बारे में एग्जैक्टली आपने पढ़ना है। टेरिटोरियल एग्रेशन की बात हो रही है कि किन किन जगहों के ऊपर, जैसे कि अगर बात करें 1846 में जो फर्स्ट जो है वो एंग्लो सिख वॉर हुए, तो उसमें टेरिटोरियल एग्रेशन कैसे रहा, किस तरह से चीज़ें रही। कांगड़ा जैसे स्टेट्स को कुछ नहीं मिला, कुल्लू को कोई उनको रिस्टोर नहीं किया गया, ठीक है। और ये जो फेज़ था, इस फेज़ के बीच में किस तरह से चीज़ें रही, बहुत सारे जो है वो हिल स्टेट रूलर्स ने असाइलम भी लिया कि देखिए, क्योंकि अगर हम देखें इस फेज़ को, आपको जो एग्जैक्टली पता होना चाहिए, देखिए ये फेज़ था यहाँ पर 1816 से लेके 1816 मतलब 16 के ऑनवर्ड्स जो है ब्रिटिशर की एंट्री हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो एंट्री हुई वो रणजीत सिंह की डेथ के बाद, या आप बोल सकते हैं 1846 के बाद हुई। तो आपने इन दोनों को फेज को अलग करना है कि 1816 तक यहाँ तक के हिल स्टेट्स में ब्रिटिशर ने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे सिख डोमिनेंस थी, तो किन किन हिल स्टेट्स ने यहाँ पर ब्रिटिशर कंट्रोल्ड एरिया जो थे, ये स्टेट्स थे, यहाँ पर किन किन स्टेट्स ने असाइलम लिया, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से बेसिकली ये सनद वाला सेक्शन काफ़ी वाला इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है, और यहाँ से हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन बने भी, बहुत टाइम हो गया यहाँ से भी प्रश्न नहीं बना हुआ है, ठीक है। सो आगे में देखते हैं कि क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या फेज है और किस फेज ये फेज है, और इस फेज के कंटेक्स्ट में आपने जो है पढ़ना है, ठीक है, हिल स्टेट्स को, ब्रिटिशर्स को। प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न आ चुका है 2018 में। डिफाइन द टर्म सनद, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स, नेचर एंड एक्सटेंशन ऑफ सनद। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है सनद से, राइट। और हो सकता है कि इस बार ये रिपीट भी हो जाए, क्योंकि 2018 में पूछा हुआ है, हो सकता है 2023 में आ भी जाए, तो आपने इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लेना है। अब देखिए प्रोबेबल और जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, मैं भी दोबारा आपको कह रहा हूँ कि क्या प्रश्न बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन हिल स्टेट्स, ऐसा प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट एरिया मतलब इनके ऊपर फोकस करना है कि भाई जो इमर्जेंस है ब्रिटिशर्स को कैसे हुई, ठीक है। एंड हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्कस द फेज ऑफ 1816 to 1848 ऑफ हिल स्टेट्स, ठीक है। कि हो सकता है कि इस फेज में ब्रिटिशर्स का क्या क्या रोल रहा, हिल स्टेट्स में क्या क्या चीज़ें हुई, जो भी कुछ हिल स्टेट्स में हुआ, कि डिस्कस द पॉलिटिकल हिस्ट्री या एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ द हिल स्टेट्स बिटवीन द पीरियड ऑफ 1816 to 1848। तो उस पर्टिकुलर पार्ट में, उस एरिया पे आपने फोकस करना है, या इस कंटेक्स्ट में आपने चीज़ों को पढ़ना भी है, ठीक है। तो पढ़ना मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली सनद एंड टेरिटोरियल एग्रेशन, जो भी चीज़ें रही, किन किन को सनद दिया गया, किन को सनद नहीं मिला, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे चंबा को भी अपने अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे आपसे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए चंबा की अगर मैं बात करूँ तो डिस्कस दी
इमर्जेंस ऑफ चंबा, डिस्कस दी, इसकी मैं सेकंड में इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ चंबा एज एन independent state during British rule। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तो आपको बताना चाहिए एग्जैक्टली चंबा की क्या स्थिति थी जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया हिल स्टेट के ऊपर। तो चंबा की स्थिति क्या थी और चंबा को फिर आगे फर्दर एक इंडिपेंडेंट स्टेट कैसे मिला, तो मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट का या सनद मिला उनको, तो सनद कैसे मिला। जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, चाहे हम हेनरी लॉरेंस की बात कर लेते हैं, तो हेनरी लॉरेंस भी चंबा से किस तरह से जुड़े हुए हैं। ये वो सारा फेज, इनिशियल फेज था जब चंबा को सनद दिया गया था 1848 में, राइट। और आपसे और क्या पूछा जा सकता है, और जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनके ऊपर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इनका टेरिटोरियल एग्रेशन आपसे एग्जैक्टली पूछा जा सकता है कि किन किन जो है स्टेट्स को सनद दिया गया था, ठीक है। सनद क्या चीज़ है और किन किन स्टेट्स को सनद दिया गया था, वो आपसे वैसा भी पूछ सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना है। सनद पॉलिसी क्या थी, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा हिल स्टेट्स के ऊपर, वैसे भी पूछ सकते हैं। तो अपने सारे एरियाज के ऊपर ध्यान रखना है। दोबारा से प्रश्न पूछा जा सकता है, काफ़ी समय हो गया है नहीं पूछा है यहाँ से क्वेश्चन, तो आ सकता है। इंपॉर्टेंट एरियाज मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि इन जगहों पर आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। आगे है हमारा टॉपिक 5th वन, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर द कॉलोनियल पीरियड विद स्पेशल रेफरेंस टू सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ बेथ, बिगार एंड रीथ। यस, यहाँ पर देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। जैसे ब्रिटिशर्स का जो है वो कंट्रोल स्टार्ट हो गया, उसके बाद जो 1848 ऑनवर्ड्स जो भी फेज था, उस फेज में ब्रिटिशर ने कैसे कंट्रोल किया और क्या क्या चीज़ें रही, हिल स्टेट्स के लोगों ने कैसे बिहेव किया, राइट। पॉपुलर मूवमेंट्स भी आगे जो है वो सब चीज़ें भी आती हैं। तो मतलब इसमें आपका मीडियल पार्ट, इस हिस्ट्री ऑफ हिमाचल में जो हम बात करते हैं, आपका मिडिल पार्ट और मॉडर्न पार्ट, तो इस पर्टिकुलर यूनिट में सब कवर होता है। अब ये मॉडर्न फेज, थोड़ा मॉडर्न जो हमारा जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, और मतलब वहाँ से स्टार्ट हो जाता है जब ब्रिटिशर का कंट्रोल जो है हमारे हिल स्टेट्स के ऊपर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो मेन चीज़ें पढ़ने वाली हैं कि पढ़ना क्या है। तो देखिए पढ़ना क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बात हुई है। तो यू शुड नो कि कैसे जो है वो ब्रिटिशर्स आए, तो कैसे जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ा इनका, ब्रिटिशर जब आए तो उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो पढ़ना है, राइट। मतलब आई मीन देखिए कि जो सोशल लाइफ ऑलरेडी चल रही थी, जो भी सोसाइटी में जिस तरह से लोग यहाँ पे हिल स्टेट्स के लोग रह रहे थे, तो ब्रिटिशर जब आ गए तो क्या कुछ चेंजेस हुए, राइट। क्या सोशल चेंज देखने को मिला, क्या लोगों में की थिंकिंग में कुछ बदलाव आए या नहीं आए। तो यू शुड नो दैट काइंड ऑफ थिंग, वो आपने पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। क्या बदलाव है और क्या कुछ ऐसी इविल्स थी, सोशल इविल्स थी, सोशल प्रैक्टिसेस थी जो काफ़ी ख़राब थी, उनको फर्दर ज़्यादा जो है वो ब्रिटिशर ने इतना उनके ऊपर जो है रोक लगाने की कोशिश नहीं की। लोगों के प्रेशर में आके बाद में रोक लगाई उन्होंने, ठीक है। जैसे कि फर्दर बेथ, बिगार एंड रीथ, बहुत टाइम बाद जो है ब्रिटिशर्स ने इसको, इन सब प्रैक्टिसेस को जो है वो आई मीन एक लॉ के थ्रू जो है वो अबॉलिश किया। तो इकोनॉमिक कंडीशन, अच्छा जब ब्रिटिशर्स आए, वो आपको पढ़ना है कि जब ब्रिटिशर्स आए तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हिल स्टेट्स की जो ऑलरेडी चल रही थी, जो पहले चल रही थी, और जो इनके आने के बाद क्या कुछ बदली, तो वो आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है, राइट। कैसे, देखिए अब मैं थोड़ा एग्जांपल आपको यहाँ पे दूँ तो देखिए रेवेन्यू जो लिया जाता था इससे पहले, तो वो बहुत जो था वो रॉ फॉर्म में, रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में लिया जाता था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद देखिए कुछ चीज़ें हुई, करेंसी इन्वॉल्व होना और कैश के फॉर्म में रेवेन्यू को लेना, और उनका फिर किस तरह से जो है वो अलग अलग हिल स्टेट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना, और लोगों का फिर निराश होना, लोगों को मुश्किलें आना, कैश के फॉर्म में रेवेन्यू देना, वो सारी चीज़ें आती हैं, राइट। तो पॉपुलर मूवमेंट्स भी आ जाते हैं, अगर हम बात करें वो आपको आपने पढ़ने हैं। पॉपुलर यहाँ पे मूवमेंट्स भी मैं आपको यहाँ पे जो है वो बोलूँगा। पॉपुलर मूवमेंट्स जैसे लाइक धूम मूवमेंट, झुग्गा मूवमेंट, कुछ रेवेन्यू के चक्कर में ही जो है ये कुछ अनरेस्ट, ये यू कैन से दैट कि कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई थी, राइट। झुग्गा मूवमेंट, इनसे प्रश्न पूछा भी जा चुका है। धूम मूवमेंट और ये झुग्गा मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सारे जितने भी अग्रेरियन अनरेस्ट था, ठीक है, अग्रेरियन अनरेस्ट, जो भी अग्रेरियन डिस्टर्बेंस, ठीक है, मतलब ये सारा हमारा इकोनॉमिक की हम बात करें, इकोनॉमिक कंडीशन में ही आ जाता है। तो मतलब
क्या क्या कुछ चीज़ें हुई और क्या क्या कुछ पॉपुलर मूवमेंट्स देखे गए लोगों के द्वारा, तो सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ लेनी है इस टॉपिक से। इस टॉपिक से भी प्रश्न जो है वो आ सकता है इस बार। तो जो बने हैं क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रीत का प्रश्न पूछा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा इन्होंने कहा है कि इनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन देनी है, बेत बेगार रीत, तो यहीं से पूछा हुआ है। रेत के बारे में पूछ लिया हुआ है और बेतु सिस्टम के बारे में पूछ लिया हुआ है, अभी तक यही पूछा है। और जो नहीं पूछा है वो है बेगार। इसके बारे में तो मैंने बात नहीं की। देखिए पढ़ना तो वो जो मैंने बताया आपको पढ़ना है वो तो ठीक है, रेत के बारे में, बेत के बारे में, मतलब बेत के बारे में, बेगार के बारे में, रेत के बारे में, इनके बारे में तो हमने पढ़ना ही है, पढ़ना है। जो सोशल प्रैक्टिसेस थी तो सब कुछ आ जाता है इसमें, सोशल वाला ही सेक्शन है। सोशल जो भी प्रैक्टिस थी इनके बारे में तो अपने ज़्यादा ध्यान देना ही है। यहाँ से ही प्रश्न बने हैं और हो सकता है इस बार बेगार के ऊपर प्रश्न पूछ ले जाए, आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। प्रोबेबल एरिया जो इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपने इस एग्जामिनेशन के लिए जो तैयार रहना है, दैट इज बेगार। बेगार के ऊपर प्रश्न आ सकता है। बेगार का आना, कि ये बेगार क्या चीज़ थी, टर्म, इस बेगार टर्म को डिफाइन करो। और ये बेगार के पहले से ही प्रैक्टिस चलती थी। अच्छा, ब्रिटिशर्स के आने के बाद बेगार का जो बर्डन है वो कैसे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ब्रिटिशर्स का क्या रवैया था बेगार के को लेके, ठीक है, वो सब चीज़ें आती है, राइट। और जब हम सरहद पॉलिसी पढ़ते हैं तब उसमें बेगार का जिक्र भी होता है, ब्रिटिशर बेगार की बात भी करते हैं। तो यू शुड नो दोज थिंग्स। सो बेगार आपने अच्छे से एक की इंपॉर्टेंट एरिया, की एरिया जिसके ऊपर आपने फोकस करना है इस बार। और फर्दर जैसे मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई जो पढ़ने वाली चीज़ें थी, ठीक है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक चेंज जो दिखा, ठीक है, वॉज देयर due to the emergence of Britishers on the hill states, या under the colonial period what was the different social change and economic change was there, उसके बारे में डिस्कशन कीजिए, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्रश्न वैसा भी बन सकता है, तो कुछ उस तरह से अपनी चीज़ों को देखना है, राइट। व्हाट आर द डिफरेंट सोशल प्रैक्टिसेस which were right, different social evil practices which were right prevalent during the time of the Britishers, ठीक है, and what was the impact on that on the people of hill states of that, ठीक है। and what are the different popular movements was there, popular movements were there, ठीक है, during the phase of British time, Britishers time, वैसा भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो उनकी एरियाज के ऊपर, सब एरियाज के ऊपर आपने अच्छे से देख लेना है। यस, आगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कैंटोनमेंट, या नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ से कोई प्रश्न अब तक आया नहीं है, लेकिन आपने ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, जो भी हमारी ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स बनी, ठीक है, राइट फ्रॉम, अगर हम देखें तो 1816 सुबाथू, वेरी ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट सुबाथू है आपके पास, कसौली है। अगर मैं इनकी क्रोनोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कसौली हो गया, जितोग हो गया, आपके पास दक्षाई हो गया, दीज आर सम इंपॉर्टेंट कैंटोनमेंट्स। दक्षाई के बाद आपकी अगर देखें और भी बड़ी सारी कैंटोनमेंट्स थी। जब इन्होंने 1846 के बाद जो हमारा उसके नॉर्थ में इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर बकलो आ जाता है, बकलो, और आपके पास डलहौजी जैसी कैंटोनमेंट भी बनी। अब इनकी क्रोनोलॉजी को अच्छे से देख लेना, जो भी इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं वो आपने पढ़ लेने। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं बना है और हो सकता है कि बन जाए, राइट। सो इंपॉर्टेंट एरिया बस ये इसमें यही है, आपने इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, और कोई प्रश्न अभी तक बना नहीं है। नेक्स्ट है नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 1848 ऑनवर्ड्स टू 1948। अब इसमें बेसिकली देखिए नेशनल मूवमेंट है, तो पढ़ना क्या है कि 1857 ऑनवर्ड्स आपने पढ़ना है। जो हमारी जो बेसिकली जो हमारा फेज है, हालांकि आप 1848 से स्टार्ट करेंगे, 1848 बोला ना, 1848 के लेके 1857 तक क्या कुछ चीज़ें रही, ठीक है। और 1857 में फिर जो रिवॉल्ट देखने को मिला, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, उस फेज में हिल स्टेट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, किसने कैसे बिहेव किया, किन राजों ने अच्छा बिहेव किया, कौन से जो रूलर्स हैं वो आपने पढ़ना है कि कौन से जो राजा हैं हिल स्टेट्स के, राजा जो थे, जो लॉयल थे, ठीक है, किसने जो है वो सही ढंग से बिहेव नहीं किया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और क्या उसमें पे जो है हमारे जो बेसिकली जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो कौन कौन से एक्टिव थे फ्रीडम फाइटर्स, लाइक राम प्रसाद बैरागी का नाम आता है, सुखदेव भीम सिंह का नाम आता है, ठीक है। और बड़े इंपॉर्टेंट नाम है आपका प्रताप सिंह ऑफ कुल्लू, उनका नाम भी आता है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं 1857 के टाइम पे क्या सिचुएशन थी वो आपको पता होना चाहिए, राइट। जो पढ़ने वाली बातें हैं, चीज़ें हैं, यहाँ से मैं आपको और बता दूँ। और फिर कैसे कैसे जो है वो टाइम के साथ साथ जो है प्रजामंडल मूवमेंट की इमर्जेंस हुई, ठीक है। तो 1848 के बाद अगर हम देखिए और भी हम देखें तो इम्पोर्टेंट
जो इस फेज में जो कुछ फ्रीडम स्ट्रगल एक्टिविटीज़ हुई हैं, चाहे आप मंडी कॉन्स्पिरेसी आपको यहाँ से पढ़नी है, मंडी कॉन्स्पिरेसी के बारे में आपने पढ़ना है। मंडी कॉन्स्पिरेसी आपने पढ़ना है, आपने कैसे इसका क्या पर्टिकुलर इम्पैक्ट था, कैसे इनका मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई, इसके पीछे की वजहें क्या थी, लाइक क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो पढ़ने वाला पार्ट है, चैताल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कांगड़ा वाले एरिया में लोगों ने ब्रिटिशर के टाइम पे किस तरह से बिहेव किया, बाबा कांशीराम इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी रही हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाबा कांशीराम हो गया, ठीक है, ठाकुर हजारा सिंह हो गए, तो यू शुड नो दिस पर्सनैलिटीज, ठीक है। और उसके बाद फिर ये तो था एक ऐसा फेज। 1927 की बात करते हैं, ठीक है, ये तो चलो आपने करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी जो भी चीज़ें रही हैं वो तो हमने अभी तक हमने देखा कि हमने यही चीज़ें पढ़नी है। और साथ में फिर आगे प्रजामंडल जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट होता है। जब प्रजामंडल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर लोगों में बहुत सारी जो है पॉलिटिकल अवेकनिंग आ जाती है। तो ये 1927 जो हिस्ट्री रही है 1927 में से लेके वैसे बेसिकली जो हमारा प्रजामंडल है हमारे हिमाचल प्रदेश में 1939 ऑनवर्ड्स जो है 38-39 के ऑनवर्ड्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रजामंडल जो मूवमेंट का होना या बेसिकली जो प्रजामंडल की इमरजेंस थी, ठीक है, वो कैसी हुई, क्या उसके पीछे की हिस्ट्री रही। अच्छा, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, कैसे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे हिल स्टेट्स के लोगों में जगाई, वो सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, ठीक है। तो मतलब जो भी प्रजामंडल का फेज है 1939 से ऑनवर्ड 1948 तक, बेसिकली जब हमारी हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन होती है, इसके बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए HRPM है, HRPM की फॉर्मेशन वो आपको पता होनी चाहिए, कैसे ये आई, कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, चाहे वो आपके पंडित हमारे भगमल सौठा, पंडित पदम देव जी एंड देयर मैनी अदर लीडर्स, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं HRPM के। उसके बाद देखिए HHSRC की इमरजेंस कैसी हुई, इसका रोल क्या था, क्यों बनाया गया था, इसका कैसे जो आगे फर्दर इसने बिहेव किया। और फर्दर हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की इमरजेंस कैसी हुई, सोलन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या चीज़ थी, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, असेंबली के टाइम पे कैसे कैसे हमारे लीडर्स ने बिहेव किया। तो वो सारी चीज़ें जो आ जाती हैं इसमें आती हैं, इस टॉपिक्स में आपको पता होना चाहिए इंटायरली। HRPM के बारे में, HSRC के बारे में, सोलन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में, इंपॉर्टेंट लीडर्स जो एक्टिव थे इस फेज में, वो सब आपको पता होना चाहिए, राइट। सो वो सब चीज़ें पढ़ने वाली है। लेट्स सी क्वेश्चन कैसे बने हैं। हाईलाइट द एक्टिविटीज ऑफ सिरमौर प्रजामंडल, यस। तो यहाँ पे स्पेसिफिक तोड़ दिया है, तो वैसे भी आपने चीज़ों को देखना है कि चंबा प्रजामंडल के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, धामी प्रजामंडल के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, भाजी प्रजामंडल के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, उनकी इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वो आपको बताना चाहिए। मंडी प्रजामंडल के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। पढ़ने वाली बातें तो ये हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट रहे हैं, जैसे कि सिरमौर प्रजामंडल हो गया, चंबा रियासती प्रजामंडल हो गया, जिनके ऊपर आपने खास अटेंशन देना है, मंडी रियासती प्रजामंडल हो गया, खास अटेंशन देना है, और शिमला के बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो बुशहर रियासती प्रजामंडल, धामी रियासती प्रजामंडल, इनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और साथ में भाजी रियासती प्रजामंडल, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। और साथ में यस वन इज मोर ठियोग में रियासती प्रजामंडल, तो इनके बारे में आपने पढ़ लेना है, खास अटेंशन देनी है। यस, इसके बारे में मैंने बात नहीं की। सुकेत सत्याग्रह में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ, किस तरह से जो है मैनी पीपल, बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग इस सत्याग्रह में जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और कैसे इस सत्याग्रह की वजह से जो है क्या टर्निंग पॉइंट रहा, कैसे जो है चीज़ें बदली और क्या कुछ चेंजेस आए, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, राइट। सुकेत सत्याग्रह के बारे में इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ये प्रश्न आए, और अभी अगर क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोबेबल जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनके ऊपर अपने ध्यान रखना है, ये प्रश्न अभी तक बने हैं। तो देखिए यहाँ एक प्रश्न शायद मे बी HHSRC का यहाँ पे वो इन्होंने GS2 के पार्ट में पूछा हुआ है, हालांकि यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो HHSRC के बारे में पूछा जा सकता है, सोलन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इमरजेंस के बारे में पूछा सकता है। इकट्ठा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्कसिंग इमरजेंस ऑफ HHSRC एंड सोलन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपने स्पेसिफिकली ध्यान देना है। अच्छा, आपसे प्रजामंडल जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट फॉर रेजिंग द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द मासेस, ठीक है, उसके बारे में कंट्रीब्यूशन के बारे में बताओ, ठीक है। इनका फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जो कंट्रीब्यूशन रहा है प्रजामंडल मूवमेंट का, उसके बारे में बताओ। तो उनके ऊपर अपने की एरिया के ऊपर अपने फोकस करना है। हो सकता है प्रश्न पूछ ले जाए, आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्कस इमरजेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश, इमरजेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुछ की एरियाज हैं जिनके ऊपर आपने ध्यान
आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो गया 5 ईयर प्लान्स एंड विजन फॉर द डेवलप हिल स्टेट। देखिए 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट तो खत्म हो गया है और 13th 5 ईयर प्लान तो आया ही नहीं, 12 ही 5 ईयर प्लान है। तो आप यहाँ से जो पढ़ने वाला पार्ट है वो आप जो है क्रक्स में छोटे तौर के ऊपर बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी इम्पैक्ट पड़ा, किस तरह के चेंजेस बदलाव आए, पहले 5 ईयर प्लान में क्या था, सेकंड में क्या था, क्या कुछ हिमाचल प्रदेश में कुछ चीज़ें देखी गई या बदलाव देखे गए, तो थोड़ा आप क्रक्स में पढ़ सकते हो। हालांकि इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत कम है, राइट। कोई क्वेश्चन अभी तक बना भी नहीं है और बहुत कम चांसेस है। इंपॉर्टेंट एरियाज मैंने आपको बता दिया, अगर पढ़ना भी है तब एक छोटे दायरे में पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वे ऑफ आर्टिस्टिक एंड कल्चरल हेरिटेज। तो ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से टेम्पल्स, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड पेंटिंग्स, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, हर साल बनता है और यहाँ से आना ही आना है प्रश्न, ठीक है। 8 मार्कर में आ सकता है, 4 मार्कर में आ सकते हैं, 8 मार्कर में ज़्यादा देखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, जैसे मसरूर रॉक कट टेम्पल, ठीक है, बैजनाथ टेम्पल हो गया, जो हम जिसको बैद्यनाथ टेम्पल बोलते हैं, बैद्यनाथ, तो ये टेम्पल हो गया। वज्रेश्वर महादेव टेम्पल, ठीक है। शक्तिपीठ जितने भी हैं उनके बारे में। अच्छा, डिफरेंट आर्किटेक्चर जो भी जुड़ा हुआ है मंदिरों के साथ, उसके बारे में, ठीक है। जो हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं जितने भी हैं, ठीक है। कितने ऐसे हैं जो फिलहाल आपको पता होना चाहिए जो कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में टेम्पल हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर जो न्यूज़ में हैं, सारे के सारे मंदिरों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। लेकिन अगर मैं थोड़ा स्पेसिफिक बात करूं तो देखिए, शक्तिपीठों के बारे में हो गया, या हमारे जो भी शिवा, जो भी भगवान शिवा से डाइटी से जुड़े हुए श्राइन हैं, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। चाहे भरमौर है, श्रीखंड यात्रा है, किन्नर कैलाश यात्रा है, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में भी, तो जस्ट लाइक जितने भी सारे हमारे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा तो ध्यान देना है अपने टेम्पल्स और टेम्पल्स के आर्किटेक्चर के ऊपर ध्यान देना है। और साथ में यहाँ पे इंडिविजुअल आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किसी इंपॉर्टेंट टेम्पल के बारे में, क्योंकि मसरूर रॉक कट टेम्पल की आर्किटेक्चरल फीचर्स पूछे जा सकते हैं। वज्रेश्वर महादेव टेम्पल की स्पेसिफिकली उसके बारे में बताओ, उसके बारे में लिखो, नोट लिख लो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि आपको वज्रेश्वर महादेव टेम्पल के बारे में लिखना है, क्या कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में भी आपने देखना है कि जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनके बारे में कुछ लिखने को अगर बन भी जाए तो आप लिख पाएँ। कुछ खास टेम्पल्स हैं, कुछ ही सिलेक्टेड, उनके बारे में आपको बताना चाहिए। जैसे मसरूर रॉक कट टेम्पल हो गया, वज्रेश्वर महादेव टेम्पल हो गया, राइट। एंड अगर आपसे पूछ लिया जाए लाइक हटोश्री माता मंदिर के बारे में, तो वो आपको पता होना चाहिए, जो पुराने हैं काफ़ी, ठीक है। शक्तिपीठों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो राइट, उस कंटेक्स्ट में आपने ध्यान रखना है। मोनास्ट्रीज, पूरी मोनास्ट्रीज के बारे में पूछा जा सकता है, और उन जो भी हमारी मोनास्ट्रीज हैं उनकी आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ताकफू क्या चीज़ होती है, ताकफू, गोम्पा, आपके यस गोम्पास, ताकफू, व्हाट आर दीज थिंग्स, ठीक है। तो मोनास्ट्रीज के जो भी है, किस तरह की मोनास्ट्रीज देखी जाती है हमारे हिमाचल प्रदेश में और उनका क्या खास चीज़ है उनमें, ठीक है। ताबो मोनेस्ट्री, जैसे मान लो कि हम ताबो मोनेस्ट्री को ही पकड़ लें, तो वैसे स्पेसिफिक कुछ ऐसी मोनेस्ट्रीज हैं जिनके बारे में लिखने को आ सकते हैं। ताबो मोनेस्ट्री के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ताबो इज क्वाइट पॉपुलर मोनास्ट्री एक्चुअली इन हिमालय, जिसको हम अजंता ऑफ हिमालय बोलते हैं। तो अजंता ऑफ हिमालय, ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। इंडिविजुअल मोनेस्ट्रीज को भी अच्छे से पढ़ना है, और राइट, जिनके ऊपर खास ध्यान देना है, ताबो के ऊपर आपने खास ध्यान देना है। पेंटिंग्स है, सारी पेंटिंग्स, चाहे वो कांगड़ा पेंटिंग्स की बात करते हैं, बशोली पेंटिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, आर्की स्टाइल ऑफ पेंटिंग की बात करते हैं, आर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करते हैं, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करते हैं, जो भी पेंटिंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बहुत कम ये पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से देखिए जो प्रश्न बने हैं अभी तक, थ्रो लाइट ऑन द एवोल्यूशन एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बशोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग से प्रश्न आ गया। हाईलाइट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश विद स्पेशल रेफरेंस टू पॉपुलर टेम्पल। सारे मंदिर जो भी पॉपुलर टेम्पल्स हैं उनके टेम्पल के बारे में आपने बताना है, वो आपकी अपना अब ये पार्ट है कि आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट। थ्रो लाइट ऑन द इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, सारी मोनास्ट्रीज के बारे में पूछ लिया, उनके फीचर्स के बारे में पूछ लिया हुआ है। अब इनमें इकट्ठे पूछे हुए, हो सकता है आप इंडिविजुअल आपसे पूछ लें। थ्रो लाइट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ बशोली एंड कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, दोबारा रिपीट हो गया है, 18 में आया था। डिस्कसिंग ब्रीफ द हिल पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन मतलब रिपीट हुए हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आता ही आता है क्वेश्चन।
इंपॉर्टेंट एरियाज, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज इनके ऊपर फोकस करना है, इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस करना है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टेंपल है, मसरूर रॉक टेंपल के आर्किटेक्चरल फीचर्स पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। वज्रेश जो हमारा बसवेश्वर महादेव है, विश्वेश्वर महादेव, बसवेश्वर भी बोलते हैं, स्पेलिंग में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। विश्वेश्वर महादेव बजौरा का जो टेंपल है हमारा, बजौरा का, उसके आर्किटेक्चर फ्यूचर के बारे में पूछा जा सकता है। और इम्पोर्टेंट और फर्दर हम बोलते हैं शिवा जो हमारा सर्किट है, ठीक है, जो भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। हालांकि आर्किटेक्चर्स में इतना नहीं आता, लेकिन हाँ शिवा से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट टेंपल है, भीमा काली टेंपल के बारे में, भीमा काली जो मंदिर है उसके आर्किटेक्चर फीचर पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखने पा सकते हैं। तो आपने चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, इस कंटेक्स्ट में। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट एरियाज मतलब इंडिविजुअलिटी के थोड़ा देखना है, जाना है। सारे टेम्पल्स हमने करनी है, लेकिन कुछ खास हमें डेप्थ में कुछ टेम्पल्स के बारे में पढ़ना भी पड़ता है। और देखिए यहाँ पर बाकी पेंटिंग्स तो आपने करनी है, वहाँ से भी प्रश्न बना ही बना है तो बन भी सकता है। इंडिविजुअलिटी भी करना है, जैसे मान लो कि आपसे पूछ लिया बशोली पूछा हुआ है, कांगड़ा पूछा हुआ है, तो ऐसे ही आपने सबके ऊपर फोकस करना है। पेंटिंग्स तो चलो इंपॉर्टेंट है ही है। जैसे मैंने आपको कहा कि मोनास्ट्री से ताबो मोनास्ट्री को अच्छे से आप स्टडी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो सकता है इंडिविजुअली पूछ लिया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं। तो ये था एंटायर जो है सिलेबस और किस तरह के प्रश्न हैं और पूछे गए हैं, क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, राइट, फाइन। एंड फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि ये कुछ बुक्स हैं जो मेंस के कंटेक्स्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। जैसे हमारी जो है मेंस को लेके, जीएस को लेके जो है पूरी मेंस की हमारी किताब है, इसमें सारे के सारे सिलेबस को अच्छे से बताया गया है। और जो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी दिए हुए हैं। तो आप अच्छी तरह से जो है इसको जो है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो है आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो रिपीट होता है, तो दैट विल हेल्पफुल फॉर यू। ये हिंदी की है और इंग्लिश की है। ये कंटेंट यहाँ पे भी बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट जो है आपको मिलेगा और ये आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगा। हम क्या करते हैं कि इन लैंग्वेजेस वाले सेक्शन को लेके हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो आप ये बुक्स जो है फॉलो कर सकते हैं। साथ में इकोनॉमिक सर्विस क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर हिमाचल प्रदेश, तो ये भी एक हमारा जो डॉक्यूमेंट है, ये भी आपको जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो मेंस की तैयारी करवा सकता है, राइट। सो ये है। और साथ में यस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द पर्सन जो अभी मेंस तो नहीं देंगे, लेकिन जिन्होंने मेंस देना है 2024 में देना है या 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि वो हमारी जो है मेंस को लेके, जिनका प्रीलिम तैयार हो रखा है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मेंस की तैयारी करनी है, तो उनके लिए हमारे लिए टेस्ट सीरीज है। और ये टेस्ट सीरीज जो है संघर्ष, इसका हमने इसका नाम दिया है संघर्ष। हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसमें जो है 42 टेस्ट हैं कंप्लीट। और ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं सेक्शनल वाइज हैं, बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली जो है हर पर्टिकुलर सिलेबस को तोड़ा गया है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है वो आपके जो है वो क्वेश्चंस मेंस को कंटेक्स्ट में रहेंगे, किन किन टॉपिक से कैसे प्रश्न जो है बने हैं और बन सकते हैं। वैसे ही उस तरह से डिज़ाइन किया गया इस पूरी टेस्ट सीरीज को, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसी तरह से जो है प्रश्न जो है उस टेस्ट सीरीज में रहेंगे और ये आप जो है अवेल कर सकते हैं, राइट। किसी तरह की फर्दर इंक्वायरी है तो आप जो है वो फर्दर हमें मेल या हमें जो है कॉन्टैक्ट नंबर में जो है वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप हमसे जो है बात कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू आर लाइकिंग द वर्क। और मुझे पूरी आशा है कि ये हमारी जो कंप्लीट सीरीज़ है जो इन द फ्यूचर वो काफ़ी इफेक्टिव और आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर।